IAPH के आज ये 880 दिन पे आप लोग का सभी का स्वागत है। आज का मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम मैडम के बारे में थोड़ा जान लेंगे। आज की स्पीकर हैं हमारी मैडम रेणुका पाटिल, जिन्होंने BHMS कंप्लीट किया है 1991 में AM शेख होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बेलगावी से, तथा मैडम ने MD किया है मैट्रिया मेडिका में 2005 में JRNR यूनिवर्सिटी उदयपुर से। मैडम PG गाइड है मैट्रिया मेडिका में, और मैडम टीचिंग में है। UG और PG के स्टूडेंट को अपना ज्ञान से पढ़ाते हैं। मेंबर हैं मैडम इंस्टीट्यूट एथलेटिक कमेटी एंड साइंटिफिक कमेटी के। मैडम क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनर भी हैं, क्वेश्चन पेपर सेटर और एग्जामिनर हैं। गाइड हैं PG स्टूडेंट के मैडम, पब्लिकेशन आर्टिकल्स के लिए। आंसर स्क्रिप्ट एवुलेटर ऑफ PG एंड UG गाइड। एक्स मेंबर मैडम रह चुकी हैं बोर्ड ऑफ स्टडी RGUHC। मैडम का एक्सपर्टीज है OPD एंड IPD ड्यूटीज में, ऑर्गेनाइजिंग साइंटिफिक सेमिनार एंड वेबिनार में, और मैडम स्पीकर हैं CME ऑन NRHM प्रोग्राम में। मैडम को एक्सपीरियंस है 27 साल का UG स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, और 19 साल का PG स्टूडेंट को पढ़ाने में। मैडम क्लिनिक प्रैक्टिस में है 31 ईयर से, 31 सालों से मैडम प्रैक्टिस में है। मैडम का आज का टॉपिक है होम्योपैथी के माध्यम से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रबंधन। आज मैडम अपने एक्सपीरियंस हमें बताएंगे कि हम लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे। मैडम आप स्टार्ट कर सकती हैं। रेणुका मैडम शुरू करिए। हाँ, सभी को नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है PCOS, मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम थ्रू होम्योपैथी, ए केस सीरीज। इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। आई एम नॉट एक्चुअली सो परफेक्ट इन हिंदी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी। जी मैडम, दोनों में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बात करती हूँ मैं। उतना जी फ्लुएंसी नहीं है मेरे को हिंदी में, फिर भी एक्चुअली सो ट्राई करती हूँ। एंड प्रोफेशनल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पूरा तो इंग्लिश में ही बोल सकती हूँ मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली। सो द टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम थ्रू द होम्योपैथी, ए केस सीरीज। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी बोले तो अब तक बहुत सारे लोगों को मालूम होंगे मेरे ख्याल से। पढ़े होंगे, आर्टिकल में पढ़े होंगे, और बुक्स में भी पढ़े होंगे, और ये यूट्यूब से ही जानकारी सो लिए होंगे। ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज क्या होते बोले तो बहुत सारा एक्चुअली क्रॉनिक कंडीशन है। होम्योपैथी के एक्चुअली हिस्से में तो इसको क्रॉनिक डिसीज मानते हैं। एंड इनफैक्ट साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। ये महिलाओं में ज्यादा आता है। एंड महिलाओं में रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ज्यादा से ज्यादा ए पीरियड में ज्यादा आता है। आप सब लोगों को पता है। द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमन विच हैज अ 3 फेजेस, वो 3 डिफरेंट फेजेस रहता है। पहले एक्चुअली पीरियड ऑफ अ मेनार्के, ये पहला मेवारी कब आता है उसको मेनार्के बोलते हैं। ये 11 ईयर्स टू 16 ईयर्स तक वो इसमें स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड फेज इज एबिलिटी टू कंसीव एंड बेयर द चाइल्ड। ये संतान होने का ये पीरियड रहता है वुमेन में। ये पीरियड एक्चुअली 20 से चालू होके 40 तक रहता है ए फेज। एंड थर्ड फेज इज मेनोपॉज। मेनोपॉज फेज ऑफ 40 से स्टार्ट होता है 45 to 55 ईयर्स। ये तीनों फेजेस एक्चुअली महिलाओं में बहुत एक्चुअली इम्पोर्टेंट रहता है। एंड दिस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ वुमेन में ज्यादा रहता है। इसके बारे में वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ये क्या है, और किस एक्चुअली एज ग्रुप ऑफ महिलाओं में आ जाता है, और इसका निकट कारण क्या है,
और इसका इलाज कैसे करना और इसका गुणलक्षण क्या है और इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या रहता है और इसके बारे में एक्चुअली जानकारी और डायग्नोसिस कैसे करना, ये सब के बारे में आज मैं जानकारी देना चाहती हूँ। सो दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विच इज वन ऑफ द हार्मोनल डिसऑर्डर रहता है। हार्मोनल की इम्बैलेंस है बॉडी में, महिलाओं में। सो दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ज्यादा आ जाता है, चांसेस आर मोर। सो यू कैन सी द पिक्चर हियर, द नॉर्मल ओवरी, ए नॉर्मल ओवरी है एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी है। नॉर्मल ओवरी यू कैन सी दैट ओसिस्ट ज्यादा नहीं रहता है। ए पॉलीसिस्टिक ओवरी में सो इमेच्योर्ड फॉलिकल्स which turns into a cyst in the ovary, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओवरीज रहता है। ओके, and the cyst in the PCOS which are very small, that have not developed properly and contains a immature eggs, so they can contribute the irregular menstrual cycle। इसके cyst की वजह से, immaturity की वजह से menstrual cycle पूरा irregular हो सकता है। so कमिंग टू एक्चुअली, सो व्हाट इज पीसीओएस, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकती हूँ मैं। ए पीसीओएस इट इज ए टिपिकली, इट इज ए कंडीशन, सिंड्रोम बोले तो इट इज एक्चुअली कंडीशंस विच कंटेन्स ए डिफरेंट, सो द मॉर्बिडिटीज। ओके, उसमें क्या क्या आता है, इसमें तो हर्सिटिज्म आता है और ओबेसिटी भी रहता है और पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी आता है। ये सब मिला के एक्चुअली पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं। सो ए पीसीओएस इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस दैट अकर्स वेयर इज रिलीजेस द एक्सेस हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। ये किसके वजह से आता है? सो एज आई सेड एक्चुअली, सो हार्मोनल इम्बैलेंस बोले तो इसमें एंड्रोजन सिक्रेशंस ज्यादा से ज्यादा रहता है। so when the parameters of the androgen secretion is more or increased, okay, so it leads to पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। और ए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस वही पीरियड में ज्यादा रहता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द पीसीओएस ऑफन हैव ए इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके वजह से क्या होता है, मेवारी बराबर नहीं आता है। ओके, अनप्रेडिक्टेबल ओवुलेशन रहता है और स्मॉल फॉलिकुलर सिस्ट एक्चुअली फ्लूड फिल्ड विद अ सैक विद इमेच्योर एग्स, सो वो सिस्ट में रहता है। सो दीज आर एक्चुअली विजिबल, स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैनिंग करें तो ये पूरा सो दिखाई देता है। सो दिस इज अबाउट एक्चुअली सो द पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। हाँ, सो ये कौन एक्चुअली, सो पहले जानकारी करे ये पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बारे में। इन 1935 बाय स्टेन एंड लिवेंथल, ये दोनों एक्चुअली आदमियां सो ये पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बारे में जानकारी दिए से है। ओके, इसमें क्या क्या रहता है, यू कैन सी द पिक्चर हियर, नॉर्मल ओवरी and so then the polycystic ovary. In the polycystic ovary, so the cross sectional actually so image, so इसमें क्या क्या दिखता है, छोटा छोटा सिस्ट दिखता है और एक ओवरी नॉर्मल रहता है। so then these 10 Leventhal in 1935 actually so ये पीसीओएस के बारे में बहुत सारे जानकारी दिए हैं, ये कैसे आता है और इसका गुण लक्षण क्या क्या रहता है और ये गुण लक्षण के हिसाब से कैसे डायग्नोस करना, एंड विच आर द इम्पोर्टेंट एक्चुअली सो द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ दिस पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये बताए हैं। अमनोरिया ये पहले है, एंड सेकंड इज हर्सुटिज्म एंड थर्ड वन इज ओबेसिटी। अमनोरिया बोले तो एक्चुअली मेवारी न आने का, बहुत महीने तक मेवारी नहीं आता है, so who are having this polycystic ovarian syndrome। और सेकंड सिम्टम इज, गुणलक्षण क्या रहता है बोले तो हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म बोले तो मुंह के ऊपर सो बाल बढ़ जाते हैं, अपर लिप के ऊपर, मुंह के ऊपर, चिन के ऊपर और चेस्ट के ऊपर हेयर्स बढ़ जाते हैं, हेयर्स ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं। और ओबेसिटी, वजन ज्यादा बढ़ जाता है। और सो पॉलिसिस्टिक ओवरीज सो दिखाई देती है, सो स्कैन करे तो ये मालूम पड़ जाता है। एंड कमिंग टू द प्रिवेलेंसी, इसका प्रिवेलेंसी कितना है, क्या है, what is actually so the the volume of this the polycystic ovarian syndrome, the gravity of this polycystic ovarian syndrome, वो प्रिवेलेंसी वेरीज फ्रॉम ग्लोब एंड एज वेल एज इवन इन द इंडिया। ग्लोब में 2.2 टू 26% सो महिलाएं पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं।
And according to the actually community based studies which has been conducted by Rotterdam criteria, इसके हिसाब से Asian population has 2 to 7.5%. So many actually so people are suffering with the polycystic ovarian syndrome. और इंडिया में इसका प्रिवेलेंसी है 9.13 से 36%. सो ज्यादा से ज्यादा टिल 36%, महिलाएं दे आर सफरिंग विद द पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. ये क्या है बोले तो, सो एक्चुअली अनलेस एंड अंटिल सो द पेशेंट कम्स आउट विद सम मैनिफेस्टेशंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस आल्सो. एक एक बार क्या होता है, वो इट रिमेन्स असिम्टमेटिक. ओके, रोग लक्षण भी नहीं रहता है, इसके वजह से मालूम भी नहीं पड़ता है. सो वेन एवर द पेशेंट कम्स विथ मनोरियल कंप्लेंट्स एंड ऑल, ओके, ज्यादा से ज्यादा महीने तक मेवारी नहीं आ रहे हैं, एंड पीरियड्स आर इरेगुलर, ओके, एंड वजन बढ़ रहा है, ये लक्षण के, सो on this base, so then polycystic ovarian syndrome, so based on clinical these manifestations diagnose कर सकते हैं. Due to challenges in the lifestyle, stress, diet and the current incidences of the PCOS is increasing gradually. So मैं बोले सर का निकट कारण तो मालूम नहीं पड़ता है, इसकी ही वजह से पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम महिलाओं में आ जाता बोल के नहीं बोल सकते हैं, मगर सम ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in actually bringing about the polycystic ovarian syndrome. वो क्या क्या रहता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. ओके, जीवन शैली जो रहता है ना आजकल का, जीवन शैली स्पेशली इन द यंगस्टर्स एंड ऑल, सो एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है. और मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ए सेकंड एक्चुअली सो द की कॉज फॉर पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं. सो इन द पहले ही मैं बोले थे, इट इज अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स. Mental stress and strain is the main key cause, okay, main contributing factor, okay, so for the polycystic ovarian syndrome. Our dietary factors also contributes a lot. Irregular diet, so our food habits are very not normal only, so irregularly taking the diet, okay, and taking non nutritious diet and taking imbalanced diet, all these things, so पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम आने के लिए कारण होता है. And PCOS is known as lifestyle disease condition, like so lifestyle disease disorders like diabetes mellitus, hypertension, okay, so all these conditions like that, PCOS is also one of the lifestyle disease conditions. Magar actually, so these lifestyle disorders usually starts so after 40 years of age group, मगर ये PCOS क्या है, वो चाइल्ड बेयरिंग एज में ही चालू हो जाता है after 20-25 years, okay, at the age of 20-25 years. It is mainly because of the metabolic sequences which includes impaired glucose tolerance. Okay, glucose tolerance पूरा completely so impaired हो जाता है, disturbance हो जाता है, and they are likely to develop the type 2 diabetes mellitus and obesity and increased risk of cardiovascular diseases. If these symptoms are not taken care properly, then it becomes a health burden for our society. ये क्या होता है बोले तो, डायबिटीज मेलाइटिस ज्यादा होने से एक्चुअली एंड्रोजन सिक्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एक्चुअली impaired glucose tolerance, which actually so indirectly trigger the more and more secretion of the androgens in the body. इसकी वजह से क्या होता है, so there are chances of actually so likely to get the PCOS. ये cause है. Obesity is also one of the major condition. So lack of exercise से क्या होता है, अगेन सिटिंग एट वन प्लेस अवर्स टुगेदर, एक ही जगह में बहुत टाइम तक बैठना और एक्सरसाइज नहीं करना, ओके, ये पूरा इट लीड्स टू ओबेसिटी, इंक्रीज गेन इन द वेट. इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस बहुत रहता है बॉडी में. And finally it leads to conditions like PCOS and PCOD and all. And iske wajah se and other conditions, so like so the risk of getting cardiovascular diseases, hypertension, all those things, ये पूरा actually so lifestyle disease conditions इसके एक umbrella में so categorize कर सकते. And risk factors, apart from these risk factors, और कौन सा फैक्टर एक्चुअली से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीसीओएस के लिए,
जेनेटिक फैक्टर्स, पीसीओएस एक सच कंडीशन है, इट रन्स इन द फैमिली आल्सो। फॉर एग्जांपल सो मम्मी को भी रहते हैं और मम्मी का मम्मी को भी रहते हैं, सो ऐसा रहे तो यूजुअली देर आर चांसेस ऑफ एक्चुअली getting the PCOS. So it is in the hereditary, tent. देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसके बारे में तो मैंने बोल दिया। एंड डाइटरी फैक्टर्स आल्सो, इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स, एंड टेकिंग एक्चुअली इम्बैलेंस डाइट एंड नॉन न्यूट्रिशियस डाइट, वो न्यूट्रिशियस जो नहीं रहता है और डाइटरी एक्चुअली इम्बैलेंसेस रहता है, एक बार खाना एक बार नहीं खाना और भूखे रहना, सो ऑल दीज एक्चुअली इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स, ये पूरा एक्चुअली कंट्रीब्यूट हो जाता है। एंड ओबेसिटी, so it's again directly actually linked with the lack of exercises, okay. And woman with a family history of type 2 diabetes mellitus, okay, family history में diabetes किस किस को रहता है family में, okay, so there are chances of getting actually PCOS, okay, वो सच family में महिलाओं में PCOS आने का ज्यादा actually chances रहता है। And finally, so then I told actually, so the psychological stress, mental stress and strain. So this kind of actually mental stress and strain directly brings about actually disturbances in hypothalamo pituitary ovarian axis. So a hormonal imbalance होने का actually कारण है, इसके वजह से so there are chances of getting the PCOS. And PCOS is a leading cause for infertility. So this is the major complication, and the first line complication of the you know PCOS. Okay, so infertility, so संतान न होने का कारण, so it so happened that so whenever actually after getting married, lady comes to you, so then not conceiving for a 2 years or 3 years, okay, so investigation भी नहीं करे, so the first actually suspected thing is मेवारी बाबा बराबर नहीं आ रहा है and conception नहीं हो रहा है बोलो तो the first actually the suspected actually condition is PCOS. And irregular ovulation can make it difficult to conceive because of irregular ovulation, okay, so संतान न होने का chances बहुत रहता है, and this is the major complication of the PCOS. These are the factors you can see in the flow chart. Environmental toxins, so which brings about the hormonal imbalances in the body. And genetic predisposition also brings about the hormonal imbalance in the body. Okay, so this hormonal imbalance bole to, so the major actually hormones plays a important role so in PCOS are so LH hormone, follicular stimulating hormone, okay, then androgens and SHBG, so these are the major hormones, okay. LH, luteinizing hormone, so which is parameters are increased in the PCOS, and follicular stimulating hormone secretion कम हो जाता है। And hyperandrogenism, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाता है। And next is diet and lifestyle, so the changes which brings about insulin resistance, lifestyle disease conditions like diabetes mellitus, insulin level parameter बढ़ जाता है, glucose tolerance, so the resistance बढ़ जाती है। So all these factors together leads to polycystic ovarian syndrome ज्यादा से ज्यादा, and finally actually so the patient will come out with the signs and the symptoms. So clinical symptoms or the clinical features क्या क्या रहता है, hirsutism and acne. And reproductive features, oligo and ovulations रहता है, and irregular menstrual cycles, मेवारी बराबर नहीं आता है, so 6 महीने को एक बार, 3 महीने को एक बार, so irregularity is totally maintained, okay. And sometimes it so happen that so महीने में 2 बार 3 बार आने का chances भी रहता है polymenorrhea, but the cycles are actually not maintained throughout, so the normal the cycles. Then metabolic features are risk of metabolic disorders. Risk of metabolic disorders are more. Metabolic disorders like, so already I told you, so the same thing, diabetes mellitus and hypertensions, and finally actually the cardiovascular disorders and all, finally. And even to some extent, so the liver disorders also quite possible with this PCOS.
Next, at what age PCOS starts? Females start with the 20 to 30 years of age group when they are trying to get pregnant. और प्रेग्नेंट संतान होने को सो टाइम में पिबर्टल एज ग्रुप में सो पीसीओएस आने का चांसेस बहुत रहता है. So this is about the polycystic ovarian syndrome, common signs and symptoms. So which is shown in the picture. Hair loss भी रहता है और excess hair on the face and chest and as well as groins and as well as even on the upper lip also. एंड सो एक एक लोगों में क्या होता है, पेल्विक पेन भी ज्यादा रहता है पीरियड्स के टाइम में एंड संतान न होने का. सो दिस इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशंस. और वेट बढ़ जाने का और इरेगुलर मेवारी आने का एंड सो सम लेडीज एक्चुअली सो दे फील फटीग्ड आल्सो एंड ऑन इन्वेस्टिगेशंस टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा रहता है और फेस के ऊपर एक्ने और द पिंपल्स सो आ जाता है. सो दीज आर द कॉमन एक्चुअली सो रोग लक्षण रहता है पीसीओएस का. एंड सिम्टम्स ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज. सो कितने परसेंट महिलाओं में ज्यादा आता है? 70% एक्चुअली सो दे सफर विद द मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज व्हेन दे आर हैविंग द पीसीओएस. उसमें क्या क्या आता है एक्चुअली? सो विच काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज? ओके, अमनोरिया आ सकता है, मेनोरेजिया आ सकता है, मेट्रोरेजिया आ सकता है एंड पॉलीमेनोरिया आ सकता है एंड ओलिगोमेनोरिया आ सकता है. अमनोरिया मेवारी न आने का. मेनोरेजिया बोले तो मेवारी आता है मगर एक्चुअली सो ब्लीडिंग बहुत रहता ज्यादा रहता है. यूट्राइन ब्लीडिंग इज मोर. ओके, सो विच इज मोर देन ए नॉर्मल फ्लो. एंड मेट्रोरेजिया, so it is nothing but actually so in between the cycles. Okay, so metrorrhagia is there. and polymenorrhea, महीने में एक बार दो बार so periods आने का चांसेस रहता है. and oligomenoria, so the scanty flow will be there. okay, periods आता है मगर इधर the flow will be, menstrual flow will be very scanty. and increase in the insulin level causes the ovaries to release the male hormone androgen. yeah, insulin resistance होने के बाद secretion of insulin when it is more, so it actually so causes the ovaries to release more male hormones like androgen secretions ज्यादा बढ़ जाता है. increase androgen suppresses the menstruation. इसके वजह से so मेवारी का प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में so रहता है. and abnormal hair growth, 70% of actually so महिलाओं में हेयर ग्रोथ रहता है which is abnormal, it is not a normal. usually क्या होता है, so the hair growth on the face and upper lip and as well as the chest, oh ज्यादा से ज्यादा मेल में ज्यादा रहता है मगर बिकॉज ऑफ एक्चुअली इंक्रीज एंड्रोजन्स सो फीमेल में ज्यादा हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. सो चेस्ट में, एब्डोमन में एंड फेस में. एंड एक्ने, पिंपल्स ऑन द फेस के ऊपर एक्चुअली सो रेडिश कलर सो पिंपल्स आ जाता है. and back also, chest also, because of again high androgen level. and 70% of actually so महिलाओं में ये भी दिखाई देती है. और ओबेसिटी आल्सो so which the 70% of actually so the महिलाओं में ओबेसिटी में वजन बढ़ जाते हैं. and 40 to 80% of the people suffering with the PCOS, so they are having the obesity. okay, directly, so just by seeing the patient so you can make out so with the only 2 or 3 symptoms: obesity, then hirsutism, and as well as irregular, so the cyclical bleeding and all. so these are the 3 main actually so important रोग गुण लक्षण बोल सकते हैं. so without actually going for the investigations also, just based on the clinical manifestations, you can actually so diagnose the condition PCOS. एंड इसके अलावा और भी रोग लक्षण है. डार्कनिंग ऑफ द स्किन इज देयर. सो ज्यादा से ज्यादा पीसीओएस पेशेंट में so you can have actually so dark discoloration of the skin, especially in the folds of the neck, armpit, groin and breast. okay, एक जगह पे, okay, neck पे, armpit पे और groin पे and under the breast. so these are the anatomical places where the dark discoloration of the skin so ज्यादा से ज्यादा रहता है. and ovarian cyst, many patients with the PCOS have ovaries that appears larger with the follicles. okay, ovaries का वॉल्यूम बढ़ जाता है. so normally actually so ovarian volume is so 10, but actually so in case of the PCOS इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है. और infertility, it is because of the follicles only. infertility, most commonest cause of the
infertility is PCOS because of not ovulating regularly. ओवुलेशन सो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, रेगुलर ओवुलेशंस नहीं रहता है, इसके वजह से कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. And three major symptoms of diagnosing the PCOS are, so this is irregular menstrual cycles, hirsutism, ovarian cyst. It is according to Rotterdam criteria. Okay, sometimes PCOS may not have any symptoms. Many don't even realize that they have the condition until they have trouble getting weight gain or difficulty in conceiving. So ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुणलक्षण नहीं रहता है, इसके वजह से उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है. So you know they are suffering with the PCOS. Okay, unless and until so उन लोगों को संतान नहीं होने का ऐसा कुछ problems है तो when they consult a doctor, you know, so that time only accidentally so this PCOS diagnose so करना होता है. So this is Rotterdam criteria: hyperandrogenism clinically and menstrual irregularities. So एक साल में less than 9 cycles will be there. You know the cycles actually, so you know days will be more than 35 to 40 days. Okay, usually 28 to 30 days, but it goes up to 35 to 40 days. So only they get actually so 9 cycles per year. ओके, साइकिल्स कम हो जाता है, इरेगुलरिटी हो जाता है. एंड पॉलिसिस्टिक ओवरीज ऑन द अल्ट्रासोनोग्राफी, 12 antral follicles in one ovary and or ovarian value is more than 10 centimeter. Both are actually so quite possible. 12 follicles एक ovary में so appears in the form of actually so the cyst. Okay, और ovary का volume you know so more than centimeter 10 centimeter रहे तो भी so you can suspect it is a case of a polycystic ovarian syndrome. So this is about actually so Rotterdam criteria. ये तीनों criteria में दो रहे तो and you can make the final diagnosis of the PCOS. एंड हार्मोनल के बारे में सो थोड़ा जानकारी सो यू नो ले लेंगे. हार्मोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पीसीओएस. कौन सा हार्मोन एक्चुअली सो यू नो चेंजेस हो जाता है सो इन पीसीओएस कंडीशन में. एंड्रोस्टिनोडाइन इज रेज्ड and raised serum testosterone. Okay, so more than 150 ng per dl रहता है. And LH luteinizing hormone level is elevated, and the ratio of LH and FHS is 3:1. Follicular stimulating hormone level reduces, and you know so luteinizing hormone actually so level is elevated, and follicular stimulating hormone level is reduced, and raised level of estradiol and estrone level is markedly elevated, and SHBG level is reduced, sex hormone binding globulin level is reduced, and DHEAS may be marginally elevated, and insulin's resistance ho jata hai. Obesity is caused by insulin resistance. Okay, and increased insulin causes the ovaries to release the more of male hormones, androgens, and which suppresses the ovulation also and contribute to other symptoms of the PCOS. So insulin resistance तब होता है and it leads to ovaries इससे ovaries ज़्यादा से ज़्यादा androgen hormone रिलीज करते हैं, and this androgen hormone suppresses the ovulation. So this is also contribute to other symptoms of actually PCOS. एंड आउटलुक ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ दिस पीसीओएस. अभी एक्चुअली इसका लक्षण देखे है और पीसीओएस कैसा डायग्नोस करना है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. ओके, व्हेन द पेशेंट आए तो सो कैसा डायग्नोस करना बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स ओनली. ओके, सो वी हैव नोटेड ऑल दीज थिंग्स. नाउ इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या रहता है व्हेन इट इज नॉट टेकन केयर प्रॉपरली. इसको सही तरीका से इलाज नहीं करे तो so it may leads to complications. Okay, so the prognosis of this PCOS is so outcome is like you know research shows that PCOS may raise the risk of other health conditions. Okay, so not only related to the reproductive system
it may also leads to other conditions. वो कौन सा एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, सो व्हेन पीसीओएस का इलाज प्रॉपर से नहीं करे तो, so they may likely to develop diabetic mellitus. So शुगर का बीमारी आ सकता है, और बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन, एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी आने का चांसेस बहुत रहता है, एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, thickness of the endometrium is more increased in case of PCOS when it is not treated properly, and endometrial cancer chances are also there, and sleep disorders like sleep apnea, नींद बराबर नहीं आता है, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप रहता है, और ना मानसिक समतोलन भी डिस्टर्ब हो जाता है, सो दे मे लाइकली टू डेवलप डिप्रेशंस एंड एंजाइटी आल्सो, घबराहट होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन, खिन्नता शुरू हो जाता है, ओके, सो ऑल दीज आर appears in the form of a complications when the PCOS is not taken care properly or not actually so treated or managed properly. ये पूरा आने का चांसेस बहुत रहता है, and complications of the PCOS. Apart from that, so pertaining to the, the obstetric and gynecological conditions, the complications are infertility. So conceive नहीं हो सकते, because the periods are irregular, hormonal actually, so imbalance is there, and hyperandrogenism is there, which suppresses the menstruation, ovulation proper नहीं होते हैं, so that's why it's very difficult to conceive. So when the lady is having the PCOS, and obstetrical complications, miscarriages रहता है, suppose एक महिला carrying रहे तो, okay, so they may end up with the complications like miscarriages, abortion होने का, miscarriages होने का chances बहुत रहता है, and endometrial cancer, increased endometrial thickness may end up in the endometrial cancer, okay, the continuously for a longer period actually, so when you see the pathological changes, so which occurs in the endometrium in the form of endometrial thickness, when it is increased, endometrial hyperplasia, so it may leads to endometrial cancer also, chances बहुत रहता है, and metabolic and cardiovascular disorders, other complications, hypertension, obesity रहता है, insulin resistance रहता है, and 30 to 60% of the patient which may likely to develop all these other conditions because of this PCOS. इसके अलावा, and metabolic dysfunction associated with steatotic liver diseases, women with the PCOS are 3 times increased risk of non-alcoholic fatty liver disease. ओके, जो महिलाओं में पीसीओएस रहता है, सो दे आर हैविंग एक्चुअली 3 times रिस्क ऑफ गेटिंग NAFLD. NAFLD बोले थे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, ओके, so fatty liver disease, so it's likely to appear so in such actually so women's, and it has been associated with the androgen excess. So वो किसकी वजह से हो जाता है, it's all because of androgen excess only. So in that way metabolic dysfunction is totally disturbed. So एक तरफ actually, so you find so diabetes mellitus, and एक तरफ liver conditions like fatty liver diseases हो सकता है, okay, and so these are the physical conditions, so the metabolic conditions which the could likely to end up with as a complications of the PCOS. Then coming to the मानसिक समतोलन, डिप्रेशन चांसेस आर देयर, खिन्नता बहुत रहता है, और रिकरेंट डिप्रेशन रहता है, और suicidal attempts are also higher in PCOS women. And many studies have shown that ज्यादा से ज्यादा who are suffering with the PCOS, they are likely to develop the depression, mental depression, and to the extent that so the suicidal attempts are also quite possible in such ladies. ये पूरा रहता है, and anxiety is also one of the thing, so then they are likely to develop. So these are the complications of the PCOS: infertility, so then miscarriages as the obstetrical complications, and so metabolic complications like NAFLD, then hypertension, and as well as
diabetes mellitus and obesity. एंड डायग्नोस्टिक टूल्स ये पूरा एक्चुअली सो अब तक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है पीसीओएस से, सो हमने देख लिया। अभी डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस कैसे करना, व्हाट आर द टूल्स ऑफ द डायग्नोसिस फॉर दिस पीसीओएस apart from the clinical manifestations, so any special investigations what has to be carried out to confirm the diagnosis are clinical history, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पीसीओएस वो भी लेना पड़ता है, और वेट गेन एंड ब्लड प्रेशर वो भी चेक करना पड़ता है। एक्सेसिव वेट गेन रहता है, अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ, एक्ने, डिस्कलर स्किन एंड ऑल, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। एंड हार्मोनल से ऑलरेडी आई टोल्ड यू LH लेवल इज हाई and FHS is reduced, and ratio is actually so 3:1, and SHBG level is reduced, and estradiol is more, and hyperandrogenism and raised serum testosterone. All these things, so already have covered. So this is very important to actually so confirm the diagnosis of the PCOS. So महिला जो आती है ना, so then with the symptoms of actually so the PCOS, उन लोगों को हार्मोनल ऐसे करवाना, इन्वेस्टिगेशंस करवाना बहुत जरूरी है। And apart from that, so then you have to advise the patient for the ultrasonography. So other tools are investigative tools are ultrasonography, so करवाने के लिए बोलना पड़ता है। और transvaginal sonography also sometimes it is indicated, which is useful in obese patient. So ज्यादा से ज्यादा patients obese रहते हैं ना, so उन लोगों में to have the clear image of the ovaries and as well as the uterus, transvaginal sonography is a specialized tool, okay, so which can be advised in such patient. And ovaries are enlarged in the volume according to Rotterdam criteria, so then more than actually 10 cm, the size ovaries are enlarged, and increase the number of the follicles, okay, at least so up to 12 peripherally arranged cysts रहना पड़ता है, 2 to 9 mm. So that is actually so the the measurement of these follicles, and number of the follicles will be 12, which are seen. And laparoscopy, bilateral polycystic ovaries are characteristic of PCOS. So even with the help of laparoscopy also, you can actually so diagnose. Ultrasonography, transvaginal sonography, and as well as a laparoscopy. So these are actually specialized tools to diagnose the PCOS. And coming to the management of the PCOD in conventional system. सो बहुत सारे लोगों को पता है एक्चुअली, सो व्हेन दे विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट, सो एलोपैथिक लाइन ऑफ, व्हेन दे सीक फॉर द एलोपैथिक लाइन ऑफ अ ट्रीटमेंट, सो इसका पीसीओएस का इलाज क्या है उधर, सो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द ओनली लाइन ऑफ अ ट्रीटमेंट, okay, so that's a medicinal line of a treatment, so in case of conventional method, okay. So but one thing actually, so long term use of these hormonal replacement therapy, which may so likely to give the adverse effects like so thromboembolic diseases and all, carcinoma of the endometrium, and the breast cancer chances भी बहुत रहते हैं। और सर्जिकल इंटरवेंशन, सो एंडोस्कोपी कॉटराइजेशन कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर वेपराइजेशन भी कर सकते हैं, ओके, एंड रिसेक्शन ऑफ द ओवरीज, एंड देन कंप्लीट हिस्टेक्टमी आल्सो कैन बी डन, एंड ओफ्रैक्टमी, बट सभी के महिला में ओफ्रैक्टमी एंड हिस्टेक्टमी इज नॉट एडवाइजेबल, ओके। सो शादी होने के बाद बच्चे होने का रहता है, संतान होने का रहता है, ऐसा लेडीज में, सो वन कैन नॉट एक्चुअली सो एडवाइज फॉर द ओफ्रैक्टमी एंड हिस्टेरेक्टमी, and it is not a choice of a woman to who desire to have the child, and beside this, surgical interventions is out of reach, so इसके अलावा it is very difficult actually, so poor लोगों में affordable नहीं होता है, और after actually so undergoing the surgeries, post surgical complications भी so ज्यादा से ज्यादा रहता है, इसके वजह से actually so apart from this conventional line of a treatment, so being alarming symptom, so इसको इलाज कैसे करना, so what's the line of a treatment, or which actually system of a medicine has a scope to treat this PCOS so conditions and all, so होम्योपैथी में so ज्यादा से ज्यादा actually so PCOS and PCOD cases के लिए बहुत सारा एक्चुअली सो मेडिसिन है,
So you can have actually so good line of a treatment in homeopathic system of a medicine. Okay, without actually so causing a side effects, and you can give a actually so the good results with the homeopathic medicines. And commonly indicated medicines क्या रहता है? So commonly indicated remedies in homeopathy are Apis mellifica बोल के, I will tell the names only: Calcarea carb, Sepia, Pulsatilla, Natramur, Thusa, Conium, and Graphitis, Uferinum, and so many medicines are there. But homeopathy के principle के बारे में, so based on that principles, so then we have to give the medications. So सब महिलाओं को एक ही medicines नहीं दे सकते हैं, but it is based on the individualizing factors. ओके, सो वो अलग अलग दवाइयाँ देना पड़ता है बाय एक्चुअली सो सीइंग द symptom similarity and studying the whole case. So then individualized medicines देना बहुत जरूरी रहता है. So then only actually so we can give a so good results or a good actually so line of a treatment for PCOS cases and all. Several homeopathic medicines are mentioned, but homeopathic literature, but as per the previous studies, shows individualized homeopathic treatment along with the lifestyle modification can provide good results. Yeah, not only giving the medications, so you have to actually so correct the lifestyle modification also करना पड़ता है, because so many actually lifestyle uh, disorders which contributes as a risk factors for the PCOS. So ज़्यादा से ज़्यादा कारण वही रहता है lifestyle disorders, like so then obesity, lack of exercises, improper diet. Okay, then all these factors which contributes. Okay, उसका actually so बड़ा ठीक करना बहुत जरूरी है. So medicines will not only help actually so taking care of the condition, but उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है. Then you have to actually advise the patient along with the medication, so it gives a good results. So the new treatment modalities are required as an alternative to surgical intervention. So in this context, homeopathy offers a cost effective. So ज़्यादा से ज़्यादा actually so cost effective रहता है and safe treatment रहता है. Okay, and so you can establish the complete cure in such cases also. Okay, so and it is very much effective also, successful है treatment especially PCOD में. And basis on the constitution, so the medicines actually so prescribe करना पड़ता है. And lifestyle modifications, already I told you, exercise, balanced diet, and behavioral strategies also should be recommended for all the women with the PCOD to reduce the metabolic dysfunctions. Okay, so and obesity, reduction in the fat and lipid प्रोफाइल नॉर्मलाइजेशन, ये पूरा ध्यान देना पड़ता है. ओके, डाइटरी एक्चुअली सो विच गिव्स ओबेसिटी आल्सो, एंड एज वेल एज इवन द increase in the level of the the parameters of the fat also actually, so lipid profile उसको normalize करना पड़ता है. इसके वजह से एक्चुअली सो यू हैव टू एडवाइस द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत बहुत जरूरी है. एंड कमिंग टू केस, मैं एक्चुअली सो मेरा ओपीडी में बहुत सारे पीसीओडी केसेस आते हैं, पीसीओएस केसेस आते हैं. एंड आई हैव सिलेक्टेड एक्चुअली सो वन केस टू present here. A 25 years old married lady. She's from actually so Bangalore only. She has come out with a backache. So backache from 10 months, and pain in both the scapular region since 2 months से आई है. प्रोफ्यूज ब्लीडिंग था. मेवारे के टाइम पे बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होते थे सिंस 2 months, एंड पेशेंट्स आल्सो हैज अ गिडीनेस आल्सो. उनको बार बार गिडीनेस भी आते थे 5 महीने से. एंड द हिस्ट्री व्हाट शी हैज गिवन इज this backache from the 10 months, and as well as complaints ज़्यादा बेंड होने से भी ज़्यादा रहता था, एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन भी ज़्यादा रहता था बैकएक, एंड रेस्ट लेने से कम हो जाता था, एंड एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर एंड मसाज से भी कम हो जाता था. एंड कंप्लेंट ऑफ पेन इन बोथ द स्कैपुलर रीजन स्टार्टेड आफ्टर हर सेकंड अबॉर्शन. उनको अबॉर्शन सो हो गया था, सेकंड अबॉर्शन. एंड एक्चुअली शी हैड एक्चुअली सो 2 अबॉर्शंस. पहले का एमटीपी करवा लिया था एंड दूसरे का अबॉर्शन को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया था. ए कंप्लेंट्स, पूरा कंप्लेंट्स एक्चुअली सो एक्सेसिव ब्लीडिंग, बैकएक,
and so giddiness all started after the second abortion only. Then complaints of profuse bleeding during the menses since 2 months, and it started gradually as a heavy flow of dark red color blood. Occasionally 2 to 3 clots will be there, और उनको पेट का दर्द भी रहता है, ब्लीडिंग भी ज्यादा रहते थे, 7 days तक रहते थे. और शी यूज टू टेक एक्चुअली 4 to 5 pads for the 6 pads for the first day and 4 to 5 second day, and 3 pads for the third day, and 2 pads for the the fourth day, and remaining days 1 pad. She also has an attack of giddiness on and off since 5 months. वो 5 साल से वही बोल रही थी, सो गिड्डीनेस आता है, और एग्रेवेशन मॉर्निंग ज्यादा रहता था, और बेड टाइम पे वाइल स्लीपिंग कम हो जाता था. एंड पास हिस्ट्री, सो शी हैड a fever 5 years back, took allopathic treatment. History of abortion, सो मैं बोली थी ना, तो 2 बार अबॉर्शन हो गया था. पहले एक्चुअली अबॉर्शन एमटीपी था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड सेकंड एक्चुअली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन था. Surgical history, nothing relevant. Treatment history, nothing particular. Vaccinated as per schedule. And family history, nothing significant. And personal history में, she is a housewife and belongs to middle class family. And physical generals are normal only. Then diet mixed, appetite is normal, hunger is also good, thirst normal, and desire for spicy things is there. Aversion for sweets is there. Dreams nothing. Thermally, patient is chilly. And menstrual and obstetrical history, LMP, 6th November 2012. Cycles were regular. Once in 2 months, so with a heavy flow of dark red color, with the occasional 2 to 3 clots and a lower abdominal pain. Bleeding was profuse in quantity for 7 days. And the cycles actually 5 to 6 pads, pehle, 4 to 5 second day, 3 pads third day, second pad, each on remaining days. Past menstrual history, अटेंड पहले मेवारी, सो 14 साल 14 एज में आए थे. साइकिल्स इरेगुलर फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years थे. देन रेस्ट एक्चुअली सो एवरीथिंग इज नॉर्मल. सो आफ्टर द मेनार के ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में G2P0A2L1. Okay, so then 2 conceived twice, gestational and paranil, abortion 2 and live nil. Induced abortion, MTP 7th month was done to fetal because of the fetal abnormalities. Okay, fetus abnormality की वजह से MTP एडवाइस करे थे उनको. So she underwent MTP and left renal pathology on 12/1/2012, and second abortion 6/9/2012 in the when she was conceiving for 5th month. Mentals में she so life space investigations till 10th standard she studied, and she was not interested in continuing her education and all, and she married at the age of 23 years. So शादी हो गए थे. And mentals में she was very much irritable, चिड़चिड़ा बहुत रहता था. And from the childhood उनको वैसे ही था, गुस्सा बहुत जल्दी आते थे, और गुस्सा आए तो सो उन्हें शाउट करती थी हस्बैंड के ऊपर. पहले तो एक्चुअली सो सिस्टर के ऊपर, सो शी यूज्ड टू शाउट. एंड उनका स्वभाव, शी यूज्ड टू मिंगल विद द पीयर ग्रुप्स आल्सो. सबके सबसे मिंगल करना उनको बहुत अच्छे लगते थे. एंड कैनॉट नरेट हर कंप्लेंट्स विदाउट वीपिंग. ओके, बहुत से रोती थी उन्होंने. सो वेन एवर शी इज एक्चुअली सो नरेटिंग सम इंसिडेंट्स, सो रोना शुरू करती थी. एंड शी सेड शी फील्स रिलीव्ड आफ्टर ट्रबल्स. कोई तो उनको कंसोल करो तो बहुत अच्छा उनको लगते थे, और सो ज्यादा से ज्यादा ट्रबल्स कम हुए सर का उनको लगते थे. एंड फियर ऑफ डार्कनेस, सो वो भी ज्यादा था. एंड फियर ऑफ गोस्ट वाज आल्सो देयर. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, नथिंग वाज देयर, एवरीथिंग नॉर्मल. वेट तो ज्यादा था 66, and rest everything is normal. And vital signs, temperature, everything is normal, pulse is 70, and no BP, blood pressure is also normal, and respiratory rate was normal. And systemic examination carry kara tha, so nothing significant or nothing is detected abnormally. Okay, NAD was there. And Hahnemann classification of disease, so इसमें कौन सा इसमें fit हो जाता है? It is a chronic condition because actually she is suffering from the past, so 5 to 6 months. And cycles are so irregular, so it comes under Hahnemann classification of disease में. So psychosomatic disorders में हो जाता है, true chronic disease it is.
And miasm actually, so underlying miasm is predominant miasm. You can see SORA and psychotic. So psychotic miasm to malum hai, so it is prone to have actually, so this the extra growths in the body. So based on these pathological manifestations, so it's categorized under SORA psychotic miasmatic. The first prescription, so PL was given to her, OD, and sent with actually so MP6X BD for 7 days. Advised to take actually so abdomen and pelvis. And investigations was done 28/11/2012. Actually, left ovary is showing 3.1 into 2.6, and right ovary is more than its volume, 11.6 it is, 9.2 into 3.7 and 6.6. And well defined actually cystic lesion was there, 4.8 into 3.2 centimeter, with a multiple thin septa noted in the right ovary. Okay. And multiseptate thin walled fairy large right ovarian cyst tha. For normal ovary, size is 3 into 2 into 1 centimeter. The volume is less than 10 cc. I think you can make out here, so the impression and as well as the report of actually so uterus and even the ovaries also. And rubric selected actually, so in these cases, mind consolation amelioration, mind anger easily, and mind fear of dark is there, and mind weeping easily, female genitalia abortion, tendency to abortion, female genitalia tumors, and female genitalia menses copious, and abortion or parturition after, general convulsions elements during abortion after, and general food and drinks spices desires is there, and general food and drink sweets aversions. So this is according to the Kent repertory. So rubric select kare, and repertorial results SAPIA has come. So SAPIA is covering so many actually symptoms 8, then lycopodium 7 and sulfur 7 and argentum nitricum 7. After corroborating with the Mater Medica, so then we ruled out the remedies, and SAPIA 200 was prescribed in this case 29/11/2012. So after the USG report, as a individualized constitutional medicines, especially daily for 3 days, along with the Macphos 6X, 2 tablets twice a daily for 2 weeks. Then advised, so this is very important. Advised to have actually so the nutritious diet, like fruits, vegetables, and all, so whole grains, and limit the processed food also, and trans fat in the diet. Everyday advice for the brisk walk for 45 to 60 minutes. Then she visited for the follow-up, second follow-up, 18/12/2012 LMPs. She had actually so got the periods 7/12/2012. And so, and flow for the 7 days, color dark, clots present, and changes 4 to 5 pads first day, 3 to 4 second day, and 3 pads on the third day, and 2 pads on the remaining days. Could manage myself, she said actually. So when asking, I could manage my daily activities with the pain in back and scapular region slightly better. Okay, generally patient was feeling better. The next follow-up, 8/1/2013, LMP, she had it for the next month also, 6/1/2013. Flow, so this time she had only for 3 days. And color dark in color, clots were present, and pain in the back and scapular region reduced to 50%. She was much better. And complaints of giddiness also reduced. Okay, giddiness आने का बहुत कम हो गया 50%. And even the duration of the memory, so the flow is also reduced, menstrual flow, and pain in back also reduced. Again actually, so we have PL दे दिए और मैकफॉस कंटिन्यू करें. And advice after for the USG of abdomen and pelvis on the next visit. 24/2/2013 को आए उन्होंने. Then she had her periods on 9/2/2013. So USG finding shows that multilocated right ovarian cyst has completely regressed. No cyst at all, totally regressed. And diffuse cystitis, minimal free fluid in the POD, possibility of post ovulatory. So abhi actually, so coming to the symptoms, so 4 दिन आए थे flow, and 3 pads on the first day, 2 pads on the second day, and third day 1 pad. And pain in back and scapular region 90% she was better. Backache bhi nahi the, then pain between the scapular region bhi nahi the, and no attacks of the giddiness also. And menstrual irregularity, no menstrual irregularities.
at all after homeopathic treatment. So she was feeling good. So this is the report, so then it shows that impression multiloculated right ovarian cyst noted in the previous scan has completely regressed. Minimal free fluid in the POD, possibly post ovulatory. So with the help of actually, this homeopathic medication Sapia as a individual medicines which actually helped that lady a lot. So इसके वजह से बाद में महीने आके गई, then totally the cycles regular हो गए. So then it helped her a lot. Above case reports that it shown that individualized homeopathic medicines which can cure the PCOD cases and improve the quality of life. And this case reports also shows that homeopathy could be a good alternative treatment for management of PCOD. So होम्योपैथी के सिस्टम में बहुत सारा एक्चुअली इंडिविजुअलाइज मेडिसिन बहुत अच्छे मेडिसिन है. सो विल टेक केयर ऑफ द द क्यूरिंग सच. ओके, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया आपने बताया. हाँ. हम लोग का समय पूरा हो गया. आप बोल रहे थे कि हिंदी नहीं बोल पाएंगे, इतना अच्छा हिंदी आपने मैनेज किया है, तो नो प्रॉब्लम विद यू. एंड आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए क्योंकि हम लोग का समय हटा हो चुका है. हाँ सर, ओके ओके फाइन. तो हम लोगों का समय पूरा हो गया है. 1 minute. हाँ, no, it's okay, ma'am. It's okay. Now that the time is up now, ma'am. And thank you very much. Thank you, ma'am, very much for your nice presentation. बहुत ही अच्छा presentation. Thanks a lot, sir. Actually, I couldn't talk fluent Hindi and all, but I think so I have conveyed the message. Only thing that I can say, we all talk like that. हम लोग वैसे ही बोलते हैं. तो इसके साथ में हम लोग का समय अभी पूरा हो जाता है. और मैम फिर आइए आप दूसरा सेशन में कुछ टॉपिक को लेकर के, और हम लोग फिर एक अगले सेशन में मिलेंगे. आज तब तक के लिए हम लोग इस सेशन को क्लोज करते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन. नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर हिज इंग्लिश सेशन. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच.